नमस्कार दोस्तों, स्वच्छंद आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आर वशिष्ठ है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने बीपीएससी पीटी के लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करेंगे। इस क्लास में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन टॉपिक्स को आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, स्रोत क्या होने चाहिए एवं साथ ही साथ हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न के प्रारूप कैसे होते हैं और उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में कैसे आप इकोनॉमिक्स पे कमांड पा सकते हैं। करीब 15 या 16 क्वेश्चंस हर एक साल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन स्रोत से पढ़ना है और कैसे आप इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे ताकि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखिए, टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने लिख रखा है ये काफ़ी ब्रॉडली यहाँ पे डिफाइन किया गया है टॉपिक को। इनके अंतर्गत जो है कई सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आर्थिक वृद्धि एवं विकास का एक टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो है आपके सामाजिक विकास से पूछे जाते हैं। देन एक्सटर्नल सेक्टर या वैदेशिक क्षेत्र से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया और बिहार का आप याद रखेंगे। जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसको आप याद रखेंगे और साथ ही साथ जो है कई मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खासकर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो चलिए इन टॉपिक्स को मैं आपके लिए विस्तार से डिफाइन करता हूँ कि इनके अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला टॉपिक मैंने आपके लिए लिखा है आर्थिक वृद्धि एवं विकास। इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपको पढ़ना है वो है हमारी राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय, क्योंकि राष्ट्रीय आय या आप इसे उत्पाद भी कह सकते हैं, आय और उत्पादन का वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय या उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो हम इसे आर्थिक वृद्धि के नाम से जानते हैं। मात्रात्मक संकल्पना है आर्थिक वृद्धि, वहीं विकास का संकल्पना जो है यह गुणात्मक संकल्पना है। तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है, उसी से हम किसी भी अर्थव्यवस्था के वृद्धि को जान पाते हैं। तो इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय में क्या क्या टॉपिक आप पढ़ेंगे? सबसे पहले आप इनके डेफिनेशन को पढ़ें। इनके डेफिनेशन को आप जरूर पढ़ें, परिभाषा को आप पढ़ेंगे, किंतु आप यहां से प्रारंभ ना करें। आप प्रारंभ करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधि से। मापने की विधि, यही टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय आय का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं कि 3 तरीकों से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या घरेलू आय की हम गणना करते हैं। एक आप जानते हैं आय विधि है, इनकम मेथड। दूसरा व्यय विधि या आप इसे एक्सपेंडिचर मेथड कहेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। एवं तीसरा है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, आप इसे प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं। इन 3 मेथड से हम घरेलू आय या राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। आप किन्हीं भी मेथड्स का प्रयोग करें, आपके सामने रिजल्ट जो है वो सेम होगा, बराबर होगा। तो आपको इस टॉपिक को यहाँ से प्रारंभ करना है कि हम राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किन किन विधि का प्रयोग करते हैं, आय विधि से इसकी गणना कैसे की जाती है,
एक्सपेंडिचर या व्यय विधि से इसकी गणना कैसे होती है एवं उत्पाद या प्रोडक्ट मेथड से इसकी गणना कैसे होती है, आप ये सीखेंगे। और जब आप इन मेथड्स को पढ़ते हैं तो साइमल्टेनियसली जो है आप इनके डेफिनेशन को पढ़ें, क्योंकि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय को जो परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, वो अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीक़ों से किया गया है। जैसे राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आय विधि से आपको कुछ और मिलेगा, व्यय विधि से कुछ और मिलेगा और उत्पाद विधि से कुछ और मिलेगा। यानी 3 मेथड्स हैं इसको मापने के, तो 3 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं घरेलू आय या राष्ट्रीय आय को। आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, यहाँ से आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको बेसिकली यही पढ़ना है। उसके बाद आप यहाँ पे वृद्धि एवं विकास में क्या डिफरेंस होता है, जैसे आपको मैंने बताया वृद्धि जो है मात्रात्मक संकल्पना है, विकास जो है ये गुणात्मक संकल्पना है। आप इसे और बेहतर तरीके से एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं, आर्थिक वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है। ये पहला टॉपिक आपको जरूर से ज़रूर करना है। लेकिन इस आर्थिक वृद्धि और विकास के टॉपिक में राष्ट्रीय आय को पढ़ने के साथ साथ आपको वे सारे उपायों को पढ़ना होगा जिसके फलस्वरूप हमें हमारी आय में वृद्धि या हमारी अर्थव्यवस्था में विकास हमें देखने को मिलता है। तो और किन टॉपिक को आप पढ़ेंगे, देखिए राष्ट्रीय आय पढ़ने के बाद आप यहाँ पे भारत की राजकोषीय नीति एवं बजट को जरूर पढ़ें, क्योंकि सरकार की राजकोषीय नीति एवं बजट का सीधा संबंध हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास से होता है। सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति या अपने बजट संबंधी नीति को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमें अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं विकास को देखने को मिले। गवर्नमेंट के राजकोषीय और बजट नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आर्थिक वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करना। तो आप इस टॉपिक के अंतर्गत जो है राजकोषीय नीति एवं बजट को जरूर पढ़ेंगे। खासकर इस वर्ष में जो बजट को प्रेजेंट किया गया है वो सारे नंबर्स, वो सारे फिगर्स जो बजट से संबंधित है आपको याद होना चाहिए। ये भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में दोनों अप्लाई होता है। आपको दोनों यहाँ पे अच्छे तरीके से याद करना। जैसा आप जानते हैं कि 2024-25 के लिए बजट को प्रस्तुत किया गया है, तो इस बजट में कितने रुपए का आय या राजस्व की अनुमान की गई है सरकार के द्वारा, कितने रुपए का खर्च का अनुमान किया गया है सरकार के द्वारा, कितना फिस्कल डेफिसिट है, कितना हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, हम कितना बाजार से उधार लेंगे। ये बजट से संबंधित जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे मौद्रिक नीति एवं बैंकिंग व्यवस्था को पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति एवं हमारी बैंकिंग व्यवस्था चूँकि इसका भी संबंध जो है आर्थिक वृद्धि एवं विकास से। आप सभी जानते होंगे कि मौद्रिक नीति सरकार के द्वारा नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है एवं लागू किया जाता है। और हमारी मौद्रिक नीति का भी एक उद्देश्य आर्थिक वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करना होता है। राजकोषीय नीति के साथ साथ मौद्रिक नीति हमें आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने में मदद करती है। तो आप इस टॉपिक में मौद्रिक नीति एवं बैंकिंग व्यवस्था को जरूर पढ़िए। मौद्रिक नीति की जब हम बात करेंगे तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति और हमारी जो नई मौद्रिक नीति है जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के नाम से जानते हैं, आप इन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था में आप कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और 2 नए तरह के बैंक्स जिसे हम भुगतान बैंक या लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के नाम से जानते हैं,
आप इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है इस सेगमेंट में। आर्थिक वृद्धि और विकास के सेगमेंट्स में आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला आप पढ़िए राष्ट्रीय आय को, दूसरा आप पढ़ेंगे राजकोषीय नीति एवं बजट को, तीसरा आप यहाँ पे पढ़ेंगे मौद्रिक नीति एवं बैंकिंग व्यवस्था। चूँकि इन दो का संबंध जो है आर्थिक वृद्धि और विकास से होता है, इसलिए आपको इस टॉपिक के अंतर्गत ही ये टॉपिक्स यानी जो राजकोषीय नीति की व्यवस्था है और मौद्रिक नीति की जो व्यवस्था है भारत में, उसको पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा सामाजिक विकास का है। सामाजिक विकास, इसके अंतर्गत आप गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास एवं जो वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सारे चैप्टर्स को आप इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। सामाजिक विकास में आप गरीबी के बारे में पढ़िए, बेरोजगारी, मानव विकास एवं वेलफेयर प्रोग्राम्स के। तीसरा टॉपिक जो है वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप वैदेशिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमी को आप पढ़ते हैं। और इस एक्सटर्नल इकोनॉमी को समझने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने हैं। पहला आप इसमें पढ़ेंगे भुगतान शेष को, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। दूसरा आप पढ़ेंगे विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को पढ़ेंगे। तीसरा आप इसमें पढ़िए रुपए की परिवर्तनीयता, रुपए की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। और इसके बाद आप पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आपको बेसिकली IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और WTO के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। ये 4 चैप्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ भारत का विदेशी व्यापार को आप लोग जरूर पढ़ें। विदेशी व्यापार, हम किन किन चीज़ों का आयात करते हैं, किन किन चीज़ों का निर्यात करते हैं, किन किन देशों के साथ हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध है, कितनी मात्रा में आयात और निर्यात को किया जाता है, हमारा किन देशों के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सरप्लस है, किन देशों के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट है। इस वर्ष में या पिछले वर्ष में हमने महत्वपूर्ण देशों के साथ कितने रुपए का आयात और निर्यात किया, ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आपके इस सेगमेंट से पूछे जाएंगे। तो एक्सटर्नल सेक्टर में आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, भुगतान शेष, विनिमय दर, रुपए की परिवर्तनीयता। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आपको 3 पढ़ने हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। और साथ ही साथ जो भारत की विदेशी व्यापार है उसकी जो स्टेटस है, उसका कॉम्पोजिशन है, उसका डायरेक्शन है, आपको इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है। और फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका बहुत सारे विविध टॉपिक पूछे जाएंगे। मिसलेनियस,
इसमें बेसिकली जो है आपके करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस। आप पिछले एक वर्ष का जो करंट इकॉनमी है उससे इसकी तैयारी आप करेंगे। खासकर फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, डेटा संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। और फिफ्थ जो है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया एंड बिहार, इंडिया एंड बिहार। इसमें आप जनसंख्या उसकी स्थिति को आप समझते हैं, हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट कितना है, मातृत्व जो मैटरनिटी रेट है वो कितनी है, शिशु में मृत्यु दर कितनी है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ते हैं। ये सेगमेंट्स को आपको ब्रॉडली आपके दिमाग में याद रखना है, इन्हीं सेगमेंट्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैंने आपको सारे चैप्टर्स बताएं कि किन किन चैप्टर्स किन किन सेगमेंट्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए 5 ब्रॉडली सेगमेंट्स में आपके सिलेबस को डिफाइन किया गया है। पहला सेगमेंट आपका आर्थिक वृद्धि और विकास का है। इसमें जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे मैंने आपको बताया, इसमें आप सबसे पहले आप पढ़ें राष्ट्रीय आय को, देन राजकोषीय नीति और बजट को पढ़ें, मौद्रिक नीति और बैंकिंग व्यवस्था को पढ़ें। फिर दूसरा सेगमेंट मैंने आप लोगों को बताया सामाजिक विकास का है, और सामाजिक विकास के सेगमेंट में आप कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास, और साथ ही साथ जो वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या आपके राज्य के स्तर पर लॉन्च किए जाते गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे वेलफेयर स्कीम्स, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसके लिए कितना आउटले को अलोकेट किया गया है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट मैंने आप लोग को बताया बेसिकली वहाँ पे करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप पूरे एक वर्ष का करंट इकॉनमी को ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट डेटा जो है आपको याद होना चाहिए, और एट लास्ट जो है आप अपने राज्य एवं भारत का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है आप इसे याद रखेंगे। चलिए ये टॉपिक्स की बात हो गई। इसके उपरांत हम लोग देखेंगे कि किन किन स्रोतों से आपको पढ़ना है। वैसे आप लोग सभी जानते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है और जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप डिपेंड हो सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक को माना जाता है। तो अगर आपके पास क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक है तो जो चैप्टर्स मैंने आप लोग को बताया वो क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का नाम आप लोग जानते होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। तो इस बुक में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स मिल जाएंगे, जिसका मैंने अभी आपके सामने डिस्कशन किया। इसके अलावा आपको स्वच्छंद आईएएस की ओर से मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं, इन टॉपिक्स पे जो मैंने नोट्स को तैयार किया है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ में आपको भेज दिए जाएंगे। आप उस पीडीएफ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना भूलें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन किन एरियाज़ में आपको ज़्यादा या कम फोकस करना है, आपको पता चलेगा। तो एनसीईआरटी के बुक को पढ़ें, मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स को आप पढ़िए, साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और करंट इकॉनमी के लिए आप कोई भी मैगज़ीन को पढ़ते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं या मैगज़ीन्स को फॉलो करते हैं, आप वहाँ से वेबसाइट का भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। एक वर्ष का आपको करंट इकॉनमी को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये मैंने आपको स्रोत और टॉपिक के बारे में बताया। इसकी मदद से आप आने वाले अपने जो प्रीलिम एग्ज़ाम्स है इसको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।